नमस्कार। मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए कल की कक्षा में हमने डिस्कस किया था डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में कि जितना भी शुष्क पर्यावरणीय दशा है वो किस प्रकार से होती है, कौन से कारण से इस प्रकार की स्थिति बनती है और मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से और किन कारणों से आगे बढ़ती है। किस प्रकार विश्व के मानचित्र पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जितने भी डेजर्ट्स हैं वो फैले हुए हैं और कितना % भूभाग वो हमारा कवर करते हैं। अगर हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है, जिसमें मैं सबसे पहले जिक्र करूंगी श्री कृष्णन एसन का, जो एक बहुत प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री हैं और उन्होंने अपनी एक स्टडी के आधार पर हमें बताया था कि कार्बोनिफरस काल में जो वेस्टर्न राजस्थान था वो एक समुद्री भाग था और इसीलिए वर्तमान में भी जो बाप का क्षेत्र है, पोखरण का क्षेत्र है, वहाँ जलोद्भिद तलछट चट्टानें पाई जाती है। जलोद्भिद मतलब जो पानी से घिरी हुई कभी चट्टानें रही होंगी, उस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये क्षेत्र जो है ये पहले यहाँ पर सागरों का विस्तार था। उसके बाद जलवायु में परिवर्तन हुआ, हिमयुग के दौरान भी ये जो क्षेत्र था इसमें परिवर्तन होते रहे और धीरे 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 वो जो सागरीय विस्तार था उसके स्थान पर यहाँ पर इस प्रकार की दशाएं हो गई। जितनी भी वनस्पति और जीव जंतु थे ज़मीन के नीचे दब गए, खनिज तेल, गैस और कोयले का यहाँ पर जो सागरीय अवशेष थे उससे उनका निर्माण हो गया। मतलब इस भूभाग पर इस प्रकार की भौगोलिक घटनाएं हुई कि यहाँ का जो कंप्लीट जो सूरत थी वो सूरत पूरी बदल गई और आज ये जो क्षेत्र है ये रेतीले टीलों वाला रेगिस्तानी क्षेत्र हमारे सामने है। तो ये जो परिवर्तन आया, ये पृथ्वी निर्माण की घटनाएं या पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं को हम देखें तो बहुत सारे कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे कि ये परिवर्तन क्यों आया। और हम वर्तमान स्थिति से अगर हम इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि इसका प्रसार क्षेत्र भी जो है वो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसमें परिवर्तन आ रहा है या इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। राजस्थान के रेफरेंस में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो डेजर्टिफिकेशन है या मरुस्थलीकरण है इसके लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये सारे कारण हम राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि ये जो डेजर्टिफिकेशन हुआ और हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। हम जब मरुस्थलीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूमि उपयोग होता है। तो ये भूमि उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पर भूमि की आवश्यकता पड़ती है, वनों को काटा जाता है, खनन की क्रिया भी होती है। इन सब के फलस्वरूप क्या होता है कि जो प्राकृतिक परिदृश्य है उसमें परिवर्तन हो जाता है। हम राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि 1950 के दशक के बाद से ये जो वेस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ विकास कार्य, डेवलपमेंट्स यहाँ पे शुरू हुए और उन डेवलपमेंट्स का क्या रिज़ल्ट रहा कि यहाँ की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। अब जब पॉपुलेशन में वृद्धि हुई तो वहाँ की जो डेजर्ट कंडीशंस थी उसका दबाव पर जनसंख्या का दबाव जो है वो बढ़ा और ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा, वृक्षों को काटा जाने लगा और ऐसी स्थिति में जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर पॉपुलेशन की वृद्धि दर काफ़ी अच्छी रही। हम ये मानते हैं कि 2001 के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बीकानेर में ये दर लगभग 38% मानी गई,
जोधपुर में 34%, गंगानगर में 28%, सीकर में 25% के करीब मानी गई। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, तो इस बढ़ते पॉपुलेशन के साथ वहाँ पर उस क्षेत्र पर दबाव बढ़ा और प्राकृतिक साधनों का बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना, बहुत गलत तरीके से विदोहन प्रारंभ हुआ। और उसका क्या रिजल्ट रहा कि ये जो क्षेत्र है इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिला और यहाँ पर जो मरुस्थल का क्षेत्र था उस मरुस्थल के क्षेत्र में परिवर्तन आया। ये पूर्व की तरफ हम ये मानते हैं कि इसका प्रसार जो था वो प्रसार बढ़ा। ये प्रसार क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने पेड़ों को काटा तो ये जो बालू मिट्टी वहाँ पर उड़ती थी, इस बालू मिट्टी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। पहले वृक्षों की कतार की वजह से, वृक्षों की सघनता की वजह से ये एक क्षेत्र में रुक जाती थी, परंतु फिर ये उस क्षेत्र से आगे बढ़ी और हमने ये माना कि बालू के क्षेत्र के विस्तार से क्या हुआ कि मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया जो थी वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और उसका ये रिजल्ट रहा कि कृषि भूमि में संकुचन हो गया और पशुपालन के लिए जो भूमि उपयोग होती थी उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि इस क्षेत्र में वन क्षेत्र का विस्तार जो है वो हो गया, डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हो गई। दूसरी हम बात करते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का विस्तार हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला कि मानव वहाँ रहने लगा, उसने पशुओं को भी पाला, उसने खेती भी की और ये सारा जो काम था ये वो नियंत्रित तरीके से ना कर कर अनियंत्रित तरीके से किया गया। तो उसका क्या रिजल्ट रहा कि पशुओं की जो चराई थी वो इस प्रकार से हुई कि बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति को हानि पहुंची। हमने बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति को खेती के लिए भी उसका लैंड यूज़ जो था वो लैंड यूज़ हमने बदल दिया। और ये अनियंत्रित चराई का क्या रिजल्ट रहा कि बड़ी मात्रा में वनस्पति का नाश हुआ। अगर हम अलवर में रहते हैं और अलवर का जो एरिया में जितने भी ये अरावली पर्वत क्षेत्र की जो ये पहाड़ियाँ हैं इसमें आप जाके देखिए तो आपको बड़ी मात्रा में यहाँ पर पशु चराई होती दिखेगी। और ये पशु चराई से क्या समस्या आती है कि वनस्पति का बड़ी मात्रा में ह्रास हो जाता है। तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र था, पहले से जो डेजर्ट क्षेत्र था, उसमें प्रतिबंधित चारागाह क्षेत्र पर ये कार्य शुरू हो गया, पशुओं की चराई शुरू हो गई और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो चारागाह थे उन पे भार बहुत अधिक बढ़ गया। अब उसका क्या कारण रहा कि हमने देखा कि 1951 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पशुओं की संख्या यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान में करीब 1 करोड़ और 2 लाख के लगभग मानी गई थी, जो कि 1971 के आसपास 1 करोड़ 64 लाख हो गई, 1997 में 3 करोड़ 20 लाख हो गई। और आप ये देखिए कि बड़ी मात्रा में ये संख्या तेज़ी से बढ़ती रही और 1982 में अगर हम देखें तो वृद्धि दर इतनी अधिक हो गई कि हम उसको मोर देन 30% के लगभग हम उसको मानने लगे। अगर हम 2003 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग इस क्षेत्र में हम ये मानते हैं कि करीब करीब 5 करोड़ हमने यहाँ पर इन सारे मतलब पशुओं की संख्या हमने इस क्षेत्र में मानी और ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसमें गाय, बकरी, भेड़, ऊंट इनकी संख्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, खच्चर भी जिसमें कुछ शामिल थे। और इससे इनकी चराई का क्या असर हुआ कि ये जो भेड़ बकरियां घास और वनस्पति चरती थी ये जड़ से ही उस वनस्पति को निकाल देती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट हमारे सामने आए कि वो वनस्पति वहाँ की नष्ट ही हो जाती थी। और इसका ये रिजल्ट रहा कि इस क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से जो प्राकृतिक वनस्पति थी उसको हानि पहुंची। मतलब इस पशुचारण की वजह से पशुधन की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ने से क्या हुआ कि उनकी उस क्षेत्र का जो कैरिंग कैपेसिटी थी उस पर भी बहुत असर पड़ा और बहुत बड़ी मात्रा में जड़ से ही वनस्पति को ख़त्म कर दिया गया। और इसका नुकसान हमें इस रूप में उठाना पड़ा कि उस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसमें वृद्धि हुई। हम अभी बात कर रहे थे भूमि उपयोग की। जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी
तो पॉपुलेशन ने अपनी आजीविका के रूप में बड़े क्षेत्र में कृषि को भी चुना और नहरों के द्वारा कुछ पानी की भी यहाँ पे उपलब्धता हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा कि यहाँ पर भूमि उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा और उस भूमि उपयोग के बढ़ने से जो प्राकृतिक चारागाह थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए और उस पर जो प्राकृतिक चारागाह की भूमि थी उस पर कृषि कार्य होने लगा। इसका क्या असर पड़ा कि प्राकृतिक वनस्पति को बड़ी मात्रा में हानि पहुंची। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि जब मानव की जनसंख्या इस क्षेत्र में बढ़ी तो उन्हें निवास करने के लिए मकान भी बनाने थे। उस मकान को बनाने के लिए हमें लकड़ी भी चाहिए थी, मिट्टी भी चाहिए थी, पत्थर भी चाहिए थे और इन सब चीज़ों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने बड़ी मात्रा में वनों का विनाश किया और वनों का विनाश होने की वजह से क्या रिजल्ट रहा कि मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बहुत मतलब बल मिला और बालू ने अपने पैर पसारे और डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो पिछले 3-4 दशक में यहाँ पर बड़े पैमानों पर वनों का ह्रास हुआ है। कारण जो भी रहा हो, किसी भी कारण से हुआ हो, पर अजमेर, जयपुर, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये सारे जो क्षेत्र थे जहाँ पे पहले कभी पहाड़ों पे घने जंगल पाए जाते थे वहाँ पर हम बिल्कुल बैरन लैंड या नंगी पहाड़ियाँ हमें दिखाई देती है जिस पे वनस्पति का कवर जो है वो बिल्कुल हट चुका है और ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति हमारे सामने है। जो अरावली का जो ये जो श्रृंखला है पहले से हॉट प्लेट के रूप में माना जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वन थे और जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति के लिए भी इन वनों का बहुत उपयोग हो रहा था और धीरे धीरे ये सारी इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने वनों को काटा। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में हर साल 60 लाख टन जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है। देखिए कितना बड़ा फिगर है कि हम कितनी मात्रा में वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये मिट्टी हमें कहाँ से आती है, ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, इन्हीं पर्वतों से, इन्हीं पहाड़ों पे जो भी वनस्पति थी उसको काटा जाता है और ये मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही ये मांग बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, जब हम वनस्पति का बड़ी मात्रा में नाश करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है, डेजर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसको एक बल मिलता है। और हम अलवर में रहते हैं, हम सरिस्का क्षेत्र की बात करें या इन सभी क्षेत्रों की बात करें, हम ये मानते हैं कि अगर इन्हें समय पर उपयुक्त ईंधन सप्लाई कर दिया जाता, जैसे हम मानते हैं कि इन्हें बहुत साल पहले ही अगर गैस के कनेक्शंस दे दिए जाते तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता कि ये लकड़ी काट कर वनों का नाश नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को देखिए पूरा करना ही है। अगर हम कहीं पे भी रहते हैं तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, खाना भी बनाना है, बहुत सारी काम है घर के, तो हमें ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज अगर मिल जाते तो शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में ये जो अरावली पर्वत की हॉट प्लेट थी यहाँ पर जलाऊ लकड़ी को इतनी बड़ी मात्रा में नहीं काटते। पिछले 4-5 वर्षों में ज़रूर इस बारे में सोचा गया और बड़ी मात्रा में गैस कनेक्शंस दिए गए जिससे कि लोग इन लकड़ी को नहीं काटें, वनों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और कम से कम फ्यूचर में इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आए। तो हमने ये एक जगह ये भी देखा है कि इस प्रक्रिया पे अगर हम अच्छी तरह से रोक लगाते हैं तो उससे हमें वनों को पुनर्जीवित करने में भी सहायता मिलेगी। हमें इस प्रकार के कदम भी उठाने पड़ेंगे ताकि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं हो। और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने ये माना है, राजस्थान को उन 5 स्टेट्स में माना है जहां वनों का जो ह्रास है या उसका पतन है या उसका डिग्रेडेशन है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। तो एक तरह से हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने यहाँ पर उस चीज़ को इतना नुकसान पहुंचा दिया जिसकी भरपाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो
तो अगर अब हमें इस डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को कहीं रोकना है, कहीं नियंत्रित करना है, तो हमें सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम वनों का विनाश नहीं करें। भूमि का जो उपयोग परिवर्तन हो रहा है उसको हम इस तरह से करें कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान उन क्षेत्रों को नहीं पहुंचाएं। थैंक यू।